हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 9 फरवरी 2021 और इस वीडियो में हम 8 और 9 फरवरी दोनों ही दिन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस असोम माला टू इम्प्रूव हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजमार्गों और जिला सड़कों के लिए असोम माला का शुभारंभ किया है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो असम है वहाँ के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के जो हाईवेज़ हैं और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए, उनमें सुधार करने के लिए वहाँ पे असोम माला लॉन्च किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे असम में 2 नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स के लिए आधारशिला भी रखी है। तो एक हॉस्पिटल बनेगा विश्वनाथ में और दूसरा बनेगा चराई दियो में, और इससे जो असम का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बूस्ट मिलेगा। बात करें असम की तो यहाँ की कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट अपडेट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 4 प्रोजेक्ट वर्थ 4700 करोड़ रुपीस इन वेस्ट बंगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में 4700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को समर्पित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में 4700 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को समर्पित किया है। तो पहला है जो वहाँ का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का हल्दिया रिफाइनरी है, वहाँ पे कैटालिटिक आयोडिवैक्सिंग यूनिट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी बेस ऑयल होता है जिसको अभी तक भारत में इंपोर्ट किया जाता था दूसरी कंट्री से, अब इसको भारत में ही बनाया जा सकता है। इसको बनाने में लागत आई है 1019 करोड़ रुपए की और इसको कंप्लीट होने में अप्रैल 2023 तक का समय लगेगा। इसके अलावा हल्दिया में ही बीपीसीएल के एक नए एलपीजी टर्मिनल का भी इनॉग्रेशन किया गया है जिसको बनाने में लागत आई 1100 करोड़ रुपए की। तीसरी परियोजना थी गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका 347 किलोमीटर लंबा धोबी दुर्गापुर पाइपलाइन को इनॉग्रेशन किया गया है। इसको बनाने में लागत आई है 2400 करोड़ रुपए। और जो चौथी परियोजना है ये है एनएचएआई का 190 करोड़ रुपए का रोड ओवर ब्रिज कम फ्लाईओवर, जो कि रानीचक हल्दिया में डेडिकेट किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ और कैपिटल है कोलकाता। नेक्स्ट अपडेट है, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय आईआईएचआर इन बेंगलुरु। आईआईएचआर द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। तो ये जो बागवानी मेला है 2021 का, इसके लिए थीम रखी गई थी हॉर्टिकल्चर फॉर अ स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। थीम जरूर याद रखिएगा। और ये जो थीम है ये भारत के फार्मर्स को इनकरेज करेगी वो एंटरप्रेन्योर बने। और ये जो मेला है ये 5 दिनों तक चलेगा, यानी 8 से 12 फरवरी तक, और इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है आईआईएचआर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कैंपस, जो कि बेंगलुरु में है। तो ये जो फेयर है, मेला है, यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नई वेराइटीज़ हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। उसके अलावा जो अलग टाइप के सीड्स हैं उनको सेल किया जाएगा। यहाँ पे एग्जीबिशन स्टॉल भी लगाए जाएंगे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की तरफ से। साथ ही फार्मर, एंटरप्रेन्योर्स और साइंटिस्ट का इंटरेक्शन भी होगा। यहाँ पे हुआ है ये ऑर्गेनाइज बेंगलुरु में, जो कि कैपिटल है कर्नाटका की। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वाजूभाई वाला। नेक्स्ट अपडेट है, हिमाचल प्रदेश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट। ई मंत्रिमंडल को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने शिमला में हिमाचल प्रदेश का पहला ई कैबिनेट का इनॉग्रेशन किया है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश भारत का पहला स्टेट बन गया है जिन्होंने ई कैबिनेट को इम्प्लीमेंट किया है। और इससे होगा क्या, कि जो भी वहाँ के मंत्रिमंडल के काम हैं सब कुछ पेपरलेस होंगे, सब कुछ डिजिटली होंगे। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है ई कैबिनेट के। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है भारत का ई कैबिनेट को इम्प्लीमेंट करने वाला। और ये जो ऐप है इसको डेवलप किया गया है हिमाचल प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल है समर की शिमला और विंटर की धर्मशाला। नेक्स्ट अपडेट है, हरियाणा एंड स्विट्जरलैंड साइंड एग्रीमेंट टू शेयर एक्सपर्टाइज इन डेयरी स्किल डेवलपमेंट एंड टूरिज्म। हरियाणा और स्विट्जरलैंड ने डेयरी, कौशल विकास और पर्यटन में विशेषज्ञता साझा करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो अभी हाल ही में हरियाणा और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, दोनों ही साइड से डेयरी स्किल डेवलपमेंट और टूरिज़्म को शेयर करने के लिए, वहाँ पे जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके शेयर करने के लिए। तो दोनों ही साइड वहाँ पे एग्री हुए कि आगे चल के टीचर, स्टूडेंट और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए दोनों ही तरफ MOU साइन किया जाएगा। और इससे जो स्विट्ज़रलैंड है और भारत है, दोनों के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं, संबंध है दोनों देशों के बीच में, वो और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। और हरियाणा में क्यों किया गया, हरियाणा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है स्विट्ज़रलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो लगभग 34 स्विस कंपनीज जो हैं ये हरियाणा में अभी काम कर रही हैं, और यहाँ पे 16,600 पीपल्स यानी हरियाणा के पीपल्स को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया गया इनके द्वारा। और जो स्विस कंपनीज का 10% बिजनेस है ये हरियाणा में ही है। तो इस कारण से हरियाणा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्विट्ज़रलैंड के लिए। और जो हरियाणा है, यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। और बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गाय पारमेलिन, कैपिटल है बर्न और करेंसी है स्विस फ्रैंक। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन लद्दाख। भारत का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये लद्दाख के, एक्चुअली में ईस्टर्न लद्दाख के पूगा विलेज में इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो पूगा विलेज को ही क्यों चुना गया इस प्रोजेक्ट के लिए? तो एक्चुअली में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पूगा विलेज को आइडेंटिफाई किया है एक हॉटस्पॉट की तरह, यानी कि यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टोर है। इसी कारण से ये जो प्रोजेक्ट है यहीं पे सेटअप किया जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका एक्चुअली में नाम है जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया है कि यहाँ पे लगभग 100 मेगावाट से भी ज़्यादा जियोथर्मल है पूगा विलेज में, इसी कारण से इसको चुना गया है। तो जो लद्दाख है इसको यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला था 31 नवंबर 2019 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर और कैपिटल है लेह और कारगिल दोनों। नेक्स्ट अपडेट है, श्रीविल्लुपुथुर मेघामलई हैज़ बीन अप्रूव्ड एज द 5th टाइगर रिजर्व ऑफ तमिलनाडु। श्रीविल्लुपुथुर मेघामलई को तमिलनाडु के 5वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अनुमोदित किया गया है। तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवमेंट दे दिया है कि तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व जो है इसे क्रिएट किया जाएगा। और ये जो अप्रूवमेंट है ये दिया गया है NTCA के द्वारा, यानी कि द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। नाम याद रखिएगा, श्रीविल्लुपुथुर मेघामलई, और ये 5वां टाइगर रिजर्व होगा। तो इस नए टाइगर रिजर्व के बन जाने के बाद दो चीज़ें होंगी, एक तो वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, उसके अलावा जो वहाँ पे वैगई रिवर है उसके रिजुविनेशन का भी काम हो पाएगा। तो बात करें तमिलनाडु की, तो कैपिटल यहाँ की चेन्नई, चीफ मिनिस्टर है एडाप्पडी के पलनीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट अपडेट है, प्रहलाद सिंह पटेल हैज़ को चेयर द 8th आसियान इंडिया टूरिज्म मिनिस्टर्स मीटिंग 2021। प्रहलाद सिंह पटेल जी ने 8वें आसियान भारत पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2021 की सह अध्यक्षता की है। तो अभी हाल ही में भारत और जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके जो टूरिज्म मिनिस्टर्स की 8वीं मीटिंग हुई है, और इसकी सह अध्यक्षता की है भारत की तरफ से प्रहलाद सिंह पटेल जी ने, जो कि कल्चर और टूरिज्म मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। उसके अलावा आसियान की तरफ से जो कंबोडिया के मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म हैं डॉक्टर थोंग खोन, उन्होंने इसकी सह अध्यक्षता की है। तो इस मीटिंग में ये हाईलाइट किया गया कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं और भारत है, तो इन सभी को मिलके कोऑपरेट करके काम करने की ज़रूरत है टूरिज़्म के क्षेत्र में, ताकि जो पैंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ है टूरिज़्म सेक्टर में उसको कम किया जा सके। और जो आसियान है इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ के मेंबर्स की बात करें तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लेओस, म्यांमार और कंबोडिया हैं। इसकी अभी चेयरमैनशिप है 2021 में ब्रुनेई दारुसलाम के पास, और हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता इंडोनेशिया में, और सेक्रेटरी जनरल हैं 2018 से 22 तक के लिए डैटो लिम जॉक होई। नेक्स्ट अपडेट है, साउथ कोरिया विल बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म का निर्माण करेगा। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं मून जे इन, उन्होंने अभी अनाउंस किया है एक $43 बिलियन की डील का, जिससे कि साउथ कोरिया में विश्व का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म जो है इसे सेटअप किया जाएगा। और ये जो एग्रीमेंट है ये 23 अलग अलग एंटिटीज़ के साथ साइन किया गया है। तो इस प्लांट को सिनान के साउथ वेस्टर्न कोस्टल टाउन में सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 8.2 गीगावाट की, और ये उतनी ही ऊर्जा जनरेट करता है जितनी कि 7 न्यूक्लियर पावर जनरेटर जनरेट कर सकते हैं। और इससे विंड पावर कैपेसिटी को 16.5 गीगावाट तक बूस्ट किया जा सकता है आने वाले समय में, यानी 2030 तक।
तो जो साउथ कोरिया है यहाँ के प्रेसिडेंट है मून जे इन, कैपिटल है सियोल और करेंसी है वॉन। नेक्स्ट अपडेट है ओकोंजो इवेला हैज़ बीन चूजन एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो नाम याद रखिएगा, ओकोंजो इवेला ये हैं नाइजीरिया की, ये नाइजीरियन की इकोनॉमिस्ट हैं और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल होंगी। और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनेंगी और पहली महिला डायरेक्टर जनरल के साथ ही साथ पहली अफ्रीकन भी बनेंगी जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगी। ओके, ये नाइजीरिया की पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं और ये रिप्लेस करेंगी रोबर्टो अजेवेडो को, जिन्होंने अगस्त 2020 में अपना पद छोड़ दिया था। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे विश्व भर में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है सभी देशों के बीच में उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इसका स्थापना हुआ था 1955 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और अभी 164 मेंबर्स हैं इसमें। नेक्स्ट अपडेट है बिक्रम सिंह बेदी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। बिक्रम सिंह बेदी को गूगल क्लाउड इंडिया का एमडी नियुक्त किया गया है। तो ये हैं बिक्रम सिंह बेदी और ये गूगल क्लाउड का जो इंडिया का सब्सिडरी है, जो इंडिया में बिजनेस है गूगल क्लाउड का, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा ये रिप्लेस करेंगे करण वाजवा को। करण वाजवा अब एशिया पैसिफिक रीजन में गूगल क्लाउड के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और गूगल क्लाउड है क्या, आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, गूगल क्लाउड या ड्राइव नाम से ऐप होती है। तो ये गूगल का सर्वर है जहाँ पे आप इंटरनेट के माध्यम से अपना डेटा सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द गूगल क्लाउड जो है इंडिया में अपना दूसरा क्लाउड रीजन भी लॉन्च करने वाला है, दिल्ली क्लाउड रीजन। 2017 में जो मुंबई में क्लाउड रीजन खोला गया था ये गूगल का पहला क्लाउड रीजन था भारत में, और अब दिल्ली में इस साल दूसरा खुलने वाला है। जो गूगल है वहाँ के CEO हैं सुंदर पिचई और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट अपडेट है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर पंडित भीमसेन जोशी। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर पंडित भीमसेन जोशी जी के नाम पर रखा जाएगा। तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने अनाउंसमेंट की है कि जो आकाशवाणी का प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, इसको रीनेम किया जाएगा और इसका नाम किया जाएगा पंडित भीमसेन जोशी जी के ऊपर। ये हैं पंडित भीमसेन जोशी जी, काफ़ी फेमस जाने माने वोकलिस्ट थे ये भारत के, और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था 2009 में। नेक्स्ट अपडेट है समग्र शिक्षा फंडेड स्कूल्स विल बी रीनेम्ड आफ्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। समग्र शिक्षा स्कूलों का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर रखा जाएगा। तभी हाल ही में जो भारत की शिक्षा मंत्रालय है यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उन्होंने डिसाइड किया है कि जितने भी स्कूल और हॉस्टल हैं जो कि समग्र शिक्षा के अंडर में आते हैं इनका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर रखा जाएगा। तो जो समग्र शिक्षा स्कीम है इसको भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था स्कूल एजुकेशन के लिए। एक्चुअली में इसको लॉन्च किया गया था 3 स्कीम्स को मिला के। जो 3 स्कीम थी ये थी द सर्व शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इन तीनों को मर्ज करके समग्र शिक्षा स्कीम लाई गई थी ताकि भारत में हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, तो सबको बराबर समान शिक्षा दी जा सके। नेक्स्ट अपडेट है सिडनी सिक्सर्स हैव वॉन द बिग बैश लीग 2020-21। सिडनी सिक्सर्स ने बिग बैश लीग 2020-21 जीता है। तो ये जो बिग बैश लीग है ये ऑस्ट्रेलिया में T20 की कंपटीशन होती है, चैंपियनशिप होती है। जिस तरह से भारत में IPL होता है उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक लीग है ये बिग बैश लीग। तो इस साल सिडनी सिक्सर्स ने जीत लिया है और ये इनका दूसरा खिताब था इस साल। इन्होंने फाइनल्स में पर्थ स्कॉचर्स को हरा था 27 रन से। याद रखिएगा सिडनी सिक्सर्स ने जीता है। और प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो फाइनल में रहे जेम्स विंस और वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे जोशुआ फिलिपे। नेक्स्ट अपडेट है नॉर्दर्न वॉरियर्स हैव वॉन द अबू धाबी T10 लीग 2021। नॉर्दर्न वॉरियर्स ने अबू धाबी T10 लीग 2021 जीता है। तो ये भी एक क्रिकेट का ही टूर्नामेंट है जो कि अबू धाबी में खेला जाता है और इसमें जो मैच होता है ये 10-10 ओवर का होता है, इसीलिए इसका नाम है T10 लीग। ओके, तो 2021 में नॉर्दर्न वॉरियर्स ने जीता है ये चैंपियनशिप और इन्होंने फाइनल्स में हराया है दिल्ली बुल्स को। इन्होंने 8 विकेट से जीत दर्ज की और इस साल का खिताब अपने नाम किया और इस साल इस टूर्नामेंट का ये चौथा संस्करण था। बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की तो ये थे निकोलस पूरन और जो क्रिस जॉर्डन है इनको टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर के रूप में अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट है माइकल ब्लूमबर्ग हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट इनवॉय। माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं
एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत के रूप में नियुक्त कर दिया है। तो ये जो माइकल ब्लूमबर्ग हैं, ये ब्लूमबर्ग एलपी के फाउंडर हैं, और ये जो ब्लूमबर्ग एलपी है, आपने सुना होगा ब्लूमबर्ग न्यूज़, उसी की पेरेंट कंपनी है। तो इसके पहले जब इन्हें जलवायु दूत के रूप में नियुक्त किया गया था, तो वो समय था 2018 से 2019 के बीच का, और अभी इनको फिर से नियुक्त कर लिया गया है। और इनका काम होगा, जो गवर्नमेंट हैं, कंपनीज़ हैं और जो अलग अलग शहर हैं जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ताकि 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को हासिल कर लिया जाए, तो उनको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, यानी उनको और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान करेंगे ये। तो जो यूनाइटेड नेशंस है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स की बात करें तो 193 मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, और सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट अपडेट है, एम वेंकैया नायडू रिलीज द बुक पार्लियामेंट्री मैसेंजर्स इन राजस्थान, ऑथर्ड बाय के.एन. भंडारी। एम वेंकैया नायडू जी ने के.एन. भंडारी द्वारा लिखित पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये है वो पुस्तक, पार्लियामेंट्री मैसेंजर इन राजस्थान, और इस बुक को लिखा है के.एन. भंडारी जी ने, और इस बुक का विमोचन किया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। ओके, तो इस बुक में है क्या? इस बुक में जो 12 सालों में 2006 से 2018 के बीच में राजस्थान में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट यानी कि MPLAD स्कीम के अंदर में एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड जो भी स्कीम लॉन्च की गई थी, जो भी इनिशिएटिव लाए गए थे, उसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। नेक्स्ट अपडेट है, ऑस्कर विनर क्रिस्टोफर प्लमर पास्ड अवे एट 91। ऑस्कर विजेता क्रिस्टोफर प्लमर का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये हैं क्रिस्टोफर प्लमर, और ये कैनेडियन एक्टर थे, काफ़ी जाने माने एक्टर थे, और अभी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और ये ऑस्कर पाने वाले सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति थे, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इन्होंने 100 से भी ज़्यादा फिल्म्स और टेलीविज़न शोज़ में काम किया था, और इनको ऑस्कर मिला था 2011 में। किस फिल्म के लिए मिला था ऑस्कर? फिल्म का नाम था बिगिनर्स। इसके अलावा 1977 में इन्हें मनी चेंजर के लिए एमी अवार्ड भी दिया गया था, और मेडेलाइन में नरेटिंग करने के लिए 1994 में भी इन्हें एमी अवार्ड मिल चुका है। हाल ही में इनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नाम था क्रिस्टोफर प्लमर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट है या आपका कुछ सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।